हेलो बच्चों। आज एक पेपर जो एसएससी का ही है, आ, उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मेरे लिए पेपर को इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से ज्यादा जरूरी आपकी तैयारी के अप्रोच को डिसाइड करना है, उसमें हेल्प करना है मुझे। क्योंकि मुझे ये समझ में आता है ना कि जहां तक नॉलेज की बात है, इंग्लिश समुद्र है। आपने आज तक किसी को नहीं देखा होगा अपने अगल बगल में लोगों को जिनका वर्ड पावर देख के आपको लगे कि स्ट्रांग है। और जरूरत तो होती है कि वर्ड पावर को स्ट्रांग किया जाए। तो ऐसा क्यों नहीं है कि आपके सामने में अच्छे विद्यार्थियों का भी वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं हो पाता, और वो कुछ खोजते रहते हैं कि कुछ ऐसा मिले कि जो शब्द हमसे पूछे जाते हैं वो सब हमको पता हो। एंड येट सब कोई बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है और किसी को ऐसा कुछ मिला नहीं है। कि अगर मिला होता कोई, ऐसा नहीं है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी आए होंगे, आपने देखा होगा उनको, उनको बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल होगा। इवन इन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पे बहुत अच्छी कंट्रोल होगा। बहुत सारे बच्चों को ग्रामर का बहुत अच्छा आइडिया होता है, लेकिन वोकैब के बारे में आप अगर देखो तो कंपेरेटिवली थोड़ा कोई मजबूत हो सकता है आपसे, बट एब्सोल्युटली कि कुछ भी वर्ड दिया जाए उसको उसका मीनिंग पता है, स्पेलिंग पता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कंटिन्यूटी, रिवीजन, रटना नहीं और कुछ सोर्स मटेरियल खोजना छोड़ दो कि कहां से हम याद करें कि हमें सारा वर्ड पता हो जाए। ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। हम लोग अगर बोलते हैं ना कि इस बुक से देखो, तो क्या वो बुक गारंटी दे सकती है? नहीं देती है। और हमारे दिमाग में वर्ड्स टिकते कितने हैं ये भी सब देखो। इसीलिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है और एक अप्रोच जरूरी है। आपके एसएससी में अभी अगर हम लोग आए तो एक सेक्शन होता है मेमोरी बेस्ड, जहां आपके मेमोरी पावर का टेस्ट होता है। इसमें आपके पास स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज, ये 10 क्वेश्चन पीटी में बहुत मायने रखते हैं 25 में से। ऑन द अदर हैंड मेंस में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये मायने तो रखते ही हैं आपके बहुत अच्छे स्कोर का, बट वो डिसाइसिव रोल प्ले नहीं करते जो आपके ये पीटी में प्ले करते हैं। अब आप इसके अप्रोच को देखो। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के बीच में आप अगर देखो तो यहां पे आपके पास एक सिनोनिम है, यहां एक एंटोनिम है और यहां एक स्पेलिंग है। अब आप इसके अप्रोच को देखो। बच्चे क्या करेंगे, इसके इसमें जो गलत स्पेलिंग है, जैसे एग्जेजरेशन वर्ड है, इसका वो स्पेलिंग याद कर लेंगे। अभी अगर सोचो कि एग्जेजरेशन कभी सिनोनिम या एंटोनिम में आएगा तो उस समय में उनको लगेगा कि ये कोई नया वर्ड है। भाई यहीं पे क्यों नहीं एडमोनिशन नया वर्ड है, हेलुसिनेशन नया वर्ड है अगर आपके लिए देखो तो आप इन शब्दों को यहां पे अगर आप देखो तो ऑस्ट्रासाइज नया वर्ड है, बाकी सब चीजें तो ठीक है। ऑब्नॉक्सियस, फिल्दी, डिस्गस्टिंग, इतने सारे वर्ड आ गए। कभी आपका ऑब्नॉक्सियस का स्पेलिंग में पूछ सकता है, कभी वो एंटोनी में पूछ सकता है। तो जिस वक्त आप उस वर्ड को करने की कोशिश कर रहे हो उसको सब तरीके से क्यों नहीं करते? और रटो मत। अब तुम्हारे एज में रटने से चीजें टिकेंगी नहीं। तुम्हें बस दो चीजें करनी है, इसको ठीक से समझना है, इस शब्द का यूज कहां करते हैं, और रिवीजन पे टारगेट करना है। तुम्हारे दिमाग में अब चीजें वही टिकेंगी जो रिवाइज होंगी। और किसी की भी मेमोरी में जब तक रिवीजन नहीं हो तब तक कोई भी चीज नहीं टिकता, एक बार में याद नहीं होगा। आगे बढ़ने के पहले पीछे की चीजों को थोड़ा रिफ्रेश किया करो, उससे वो टिकती हैं। अब अगर हम याद कर लें ऑब्नॉक्सियस स्पेलिंग के साथ कोई चीज जो बहुत बड़ा, बहुत बुरा है, खराब है बिहेवियर के हिसाब से, तो आपका ये डिस्गस्टिंग इसका सिनोनिम हो गया। और अगर वो अम्यूजिंग अगर हो, जो चीज आपको खुशी दे, तो आप अगर देखो तो ऑब्नॉक्सियस का एंटोनिम यहीं पे अम्यूजिंग आ जाएगा। अगर आप देखो तैयारी के लिए क्वेश्चन बनाओ, नॉट दैट
कि आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ये मैथ नहीं है कि आप सॉल्व करने के बाद आंसर पे पहुंचते हो। यहां पे इसको बनाने, अगर याद नहीं है तो आप इसको बुक में देखोगे, लेकिन उसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखो। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें चीजों को बार बार रिवाइज करो, और ऑब्नॉक्सियस को ऐसा करो कि उसका सिनोनिम आए तो भी बना लो, एंटोनिम आए तो भी बना लो, और स्पेलिंग दे तो भी बना लो। और इन शब्दों को अगर आप ध्यान से देखो तो इन वर्ड्स को, हेडवर्ड को मिला के 5, 10 और 4, 14 वर्ड दिया हुआ है। इसमें से जितने जानते हो उसके अलावे सारे वर्ड को स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनोनिम, एंटोनिम सब कर लो, तो ये पेपर तुमको फिर आगे में फ्रूट देगा। तुम्हें वो तुमको असर दिखाएगा। अगर आप बहुत सारे पेपर्स ऐसे अगर करते हो ना, तो असर दिखना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऑब्नॉक्सियस का मीनिंग डिस्गस्टिंग होता है, ना डिस्गस्टिंग समझ में आया ना ऑब्नॉक्सियस समझ में आया। फिल्दी का मीनिंग क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, सोच लो। अगर फिल्दी का मतलब डर्टी होता है, तो क्लीन या अच्छे के सेंस में फिल्दी वर्ड्स अगर हम बोलें, बहुत खराब वर्ड्स, तो ऑब्नॉक्सियस के उस हिसाब से वो आ जाएगा। सो आप इनको बड़े पर्सपेक्टिव में देखो, और इसके लिए किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है। वो आप अपने पर्सपेक्टिव को बढ़ा के अच्छे से आप इन तीनों वर्ड्स से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब अगर तुम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखो, तो उस हिसाब से तुम्हारे पास, सॉरी, तुम्हारे पास अगर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखो, तो आपके पास यहां भी देखो, स्पेलिंग यहां है, स्पेलिंग यहां आ गया। अंडर अ क्लाउड तुम्हारा इडियम फ्रेज में आ गया। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स इडियम फ्रेज में आ गया। यहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखो, तो ये हम बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। सीजन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। अब कल को सीजन्ड का अगर वो उसने दे दिया सिनोनिम या एंटोनिम, तो आप जरा ध्यान दो कि सीजन्ड का वेटरन सिनोनिम हो जाएगा, और एमेच्योर अगर हम ले लें कि जो जिसको अनुभव नहीं हो, क्योंकि सीजन का मतलब होता है अनुभवी, तो एमेच्योर ले लें, नोविस ले लें, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है भाई, ये वर्ड ही है। उसको एक अलग तरीके से पूछा है, उसको उसके मीनिंग को उसने टारगेट किया है, और मीनिंग को तो सिनोनिम एंटोनिम में भी टारगेट किया है। तो आप अगर देखो तो यहां पे आपके पास सिनोनिम एंटोनिम का चांस है। अभी आप देखो, इपिग्राफ क्या होता है, इपिथेट क्या होता है, इपिटैफ क्या होता है, सोलिलोकी क्या होता है। अगर आप कंफर्म करो तो कल को इसका सिनोनिम भी आ सकता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टिपिकल, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टिपिकल कोई लिस्ट नहीं है कि उसको सिनोनिम में नहीं पूछेगा, या सिनोनिम के वर्ड को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं पूछता है। वो हमेशा वो ओवरलैप करता है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो आपके पास यहां भी याद करने का है, यहां भी याद करने का है, ये भी याद करने का है। सो इनके रिवीजन्स की जरूरत पड़ेगी बॉस, और आप उसका रिवीजन प्रॉपर करो। और कोई सोर्स मटेरियल ऐसा मत खोजो जो अपने आप में सफिशिएंट हो। जो आपके पास है फिलहाल वहां से स्टार्ट करो, और पर्सपेक्टिव बड़ा करोगे तो वो भी सोर्स मटेरियल आपको सफिशिएंट लगेगा। अगर आप थर्ड पेज पे देखो तो अगेन थर्ड पेज पे जो क्वेश्चंस हैं, अभी आपके पास दो सेंटेंस अरेंजमेंट है, एंड देन तुम्हारे पास दो इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। सो यहां पर आपको जरूरत नहीं है, मेमोरी का कोई पार्ट नहीं है। फोर्थ में देखो, इंटरेस्टिंग, मैं अभी आता हूं उस पर। एंड फिफ्थ में अगेन आपके पास, जरा ध्यान दीजिए, अगेन आपके पास कॉन्सिलिएशन, याद करने वाली चीज। अब कॉन्सिलिएशन में कन्फ्रंटेशन है, ये कॉन्सिलिएशन है। आपके पास ग्रैंजर का वर्ड है। अब मैग्निफिसेंस दिया हुआ है, ऑ दिया हुआ है। तो अगर आप करो तो एक सेट में आपको इतने वर्ड्स मिल जाएंगे। मैग्निफिसेंट के स्पेलिंग में कभी दे सकता है, ग्रैंजर के स्पेलिंग में, क्योंकि देख लो थोड़ा स्पेलिंग अटपटा है, सो कभी वो स्पेलिंग में भी आ सकता है।
और मैं उसका मीनिंग बताऊं, इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम अपनी मेहनत से उसका मीनिंग लो। तुम एक्सप्लेनेशन में इसका मीनिंग मत खोजो, तुम्हें एक्सप्लेनेशन में जरूरत है इसका, कि आखिर ये 50 नंबर के क्वेश्चन में इसका नंबर 10 है, 20% है, और इसके लिए तुम स्पेशलाइज्ड क्या कर रहे हो। मेमोरी की चीजों को तुम पर्सपेक्टिव बड़ा करके अगर तुम वर्कआउट करते हो, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट, इवन अ फ्यू सेट्स। कुछ सेट को भी अगर पर्सपेक्टिव बड़ा करके, ये नहीं मानो कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये इडियम फ्रेज है, ये स्पेलिंग है, ये सिनोनिम, सारे वर्ड्स हैं एंड यू हैव टू कवर। कोई भी वर्ड कर रहे हो उसका स्पेलिंग भी जरूरी है, उसका सिनोनिम भी जरूरी है, एंटोनिम भी जरूरी है। अगर इस हिसाब से करते हो तो कुछ ही सेट के बाद आपको असर दिखाई पड़ेगा। अब एक होता है जिसे आपके पास वर्ड्स का एक एस्पेक्ट होता है यूज पार्ट, यूसेज। यूसेज का मतलब उसके याद करने, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है आपके लिखने बोलने में, पहला। और दूसरा, उसका सिचुएशन क्या होता है। एंड आप अगर देखिए तो आपके फीलर्स जो होते हैं, फीलर्स यहां भी वर्ड्स हैं। अगर आप देखो तो यहां पे ध्यान देना आप इस वर्ड को, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बस इसका आंसर कौन सा होगा। और अगर आप बोल देखो, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश अ कोबरा, और आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है, समझिएगा। अब जो मैंने बोला ना सिचुएशन पार्ट, इसको समझो कि अगर टॉर्च का जब फ्लैश पड़ा तो एक सांप दिखाई पड़ा। अब ये बोल रहा है कि जब इस सिचुएशन में आपके पास एक्सपोज वर्ड जाएगा, डिस्प्ले वर्ड जाएगा, रिवील वर्ड जाएगा, क्या वर्ड जाएगा। क्योंकि हम लोग बनाते हैं ना, तो फीलर्स में जितने, चाहे वो क्लोजेस्ट हो, चाहे वो सिंगल फिलर हो, डबल फिलर हो, हमें लगता है कि ये वाला वर्ड होगा, क्यों, उसका मीनिंग फिट हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो तीनों वर्ड का मीनिंग वहां फिट हो रहा है, मोटा मोटी, थोड़ा आगे पीछे करके। अब आपसे वर्ड का सिर्फ मीनिंग नहीं पूछ रहा है, ये सेंटेंस याद रखिएगा मीनिंग नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करना। ये एक सिचुएशन दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि जो सिचुएशन मैंने दिया है उस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यहां पे फिट बैठेगा उस सिचुएशन में। आप ध्यान देना, कौन सा वर्ड यहां फिट बैठेगा। अब आपका कोई कोबरा फिजिकली कहीं छुपा हुआ था और जब टॉर्च पड़ा तो वो आपका वो दिखाई पड़ा। जबकि आप डिस्प्ले वर्ड को जब इस्तेमाल करते हो तो उसको प्रदर्शनी के लिए, ताकि बहुत सारे लोग देख सके, आप उसका इस्तेमाल करते हो। सो दिस वर्ड इज नॉट प्रॉपर ओवर देयर। अगर आप रिवील करते हो तो याद रखना कि रिवील को हम किसी छिपी हुई बात को उजागर करने के लिए, डिस्क्लोज वाला मीनिंग, ये दोनों वर्ड का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम। कोई बात जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, अगर हम उसको करते हैं तो वो डिस्क्लोज करते हैं। कोई मैटर हम डिस्क्लोज करेंगे या रिवील करेंगे। अब एक्सपोज का दोनों मीनिंग होता है। ये मैटर को हम एक्सपोज कर सकते हैं, जैसे टेलीविजन में कोई कोई भी स्कैंडल आदि को लोग एक्सपोज करते हैं। लेकिन एक्सपोज का एक और मीनिंग होता है, किसी चीज का प्रकाश में आना। प्रकाश में मतलब फिजिकली भी। इसीलिए कैमरा आदि का जो पहले फिल्म हुआ करता था वो एक्सपोज हो जाता था, उसमें सूरज की रोशनी पड़ जाती थी, वो बर्बाद हो जाता था। इस हिसाब से जब रोशनी पड़ी तो कोबरा दिखाई पड़ा। आपके पास आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये ध्यान रखना, वर्ड के सिचुएशन की बात हो रही है। अगर आप उसी हिसाब से देखो तो इस क्वेश्चन में आप जरा देखना, इस क्वेश्चन में देखो, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो सुनर लगा हुआ है। और ये मैंने ये गलत गलत जगह पे, वो तो पिछले वाले में टिक किया हुआ था ना, बड़ा किया तो मैंने चलाया। अगर ये लिखा हुआ है नो सुनर लगा हुआ है, सिंपल है कि इसके लिए तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसने एक बोनस क्वेश्चन तुमको दे दिया है, राइट, एग्जामिनर ने।
सो वर्ड्स के साथ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स के साथ आपके पास जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इडियम फ्रेज होगा, इडियम फ्रेज नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग होगा, तो वर्ड के मीनिंग को टारगेट करना। और जब फिलर बना रहे हो, ग्रामर बेस्ड फिलर को छोड़कर, जैसे नो सुनर वाला था, तो आप वर्ड के सिचुएशन को टारगेट करो, नॉट जस्ट द मीनिंग, क्योंकि मीनिंग टारगेट करोगे तो उस मीनिंग का बहुत सारा वर्ड होता है। अब एक पार्ट तुम्हारा ये हो गया। दूसरा पार्ट आपका है जब आप चीजों को जब आप चीजों को पढ़ना है, से जब आप चीजों को पढ़ते हो, और जब पढ़ने के लिए ग्रामर के रूल्स है ना आपके पास। अब आपके पास ग्रामर के रूल्स है। अब देखो, फिलर बना रहे थे तो अंडरस्टैंडिंग प्लस वर्ड का सिचुएशन था, सिनोनिम एंटोनिम बना रहे थे तो वर्ड का मीनिंग एक्सक्लूसिव था। अब जब ग्रामर बना रहे हो तो अगर इस क्वेश्चन को उसने दिया है, दो क्वेश्चन कॉमन एरर का, दो इंप्रूवमेंट का, जब उसने दिया है तो वो आपको भी पता है कि इस सेंटेंस को आपको ग्रामेटिकली ट्रीट करना है, ग्रामर वाइज, नॉट दैट अंडरस्टैंडिंग वाइज नहीं, वर्ड के मीनिंग वाइज नहीं, ग्रामर वाइज आपको ट्रीट करने के लिए बोल रहा है। और आप जरा ध्यान देना, ये आप लोग इसको टारगेट मत करना कि मैंने यहां पे दिया हुआ है। इस सेंटेंस को वो पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है कि तुम मीनिंग समझो इसका। अगर आप एक बात ध्यान रखना कि अगर ग्रामर के क्वेश्चन का मीनिंग निकाल के आंसर निकलता तो ग्रामर के बुक्स, रूल्स के बुक की क्या जरूरत थी, जहां पे आप नियमों को पढ़ते हो, जहां पे फिनाइट अनफिनाइट पढ़ते हो, जहां पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ते हो, जहां पे वॉइस पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो, वो मीनिंग से नहीं गाइड होते, वो तो रूल से गाइड हो रहे हैं। और उन्हीं रूल का चेक आपके पास 4 क्वेश्चन में करता है। अब आप देखो, इस सेंटेंस को जब पढ़ो तो आपके दिमाग में ये आपके मेमोरी में आना चाहिए कि यहां पे आइदर लगा हुआ है। अब आइदर को हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या तो हम आइदर के साथ ऑफ लगाते हैं और नाउन लिखते हैं डिटरमाइनर के तौर पे, प्रोनाउन के तौर पे। आइदर के बगल में या तो हम नाउन लिखते हैं आइदर बॉय, और ये दो में से किसी एक को लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक आइदर को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन के तौर पे, और तब आइदर के साथ और लगता है। और अगर आप देखो तो आइदर के साथ यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, एंड लगा दिया है उसने। सो इसके जगह पे और होगा, एंड क्यों होगा, आइदर के साथ कोऑर्डिनेट है। ये दो में से एक की बात नहीं हो रही है, यहां पे आइदर को दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है एज ए कंजंक्शन। सो आइदर रेगुलर और ये दे, और यहां पे आपको इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली ट्रीट करना है। मूव कीजिए, आप लोग ग्रामर के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे ग्रामर के क्वेश्चन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप यहां पे ग्रामर का एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, और ये है इंप्रूवमेंट। अब ध्यान देना, यहां पे उसने बोल दिया, देखो इंप्रूवमेंट का ध्यान देना, यहां पे एग्जामिनर ने बोला है कि अगर गलती है तो वो यही है, और वो गलती ग्रामर की गलती होगी, अंडरस्टैंडिंग गलती नहीं है। अगर गलती है तो देखो यहां पे दोनों क्वेश्चन में अंतर है। एक पूरे सेंटेंस के छोटे पार्ट को उसने टारगेट किया है, और जिस पार्ट को टारगेट किया है, याद रखना इंप्रूवमेंट में ध्यान देना कि जिस पार्ट को टारगेट करेगा उसमें अगर कुछ वर्ड को टारगेट किया है तो तुम्हें यह देखना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट उसने टारगेट किया है, और उसने वर्ब टारगेट किया है। और वर्ब का तुम देखो 3 फॉर्म और डाला है, अदरवाइज उसने बोला है कि यही होगा। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे उसने, और जो जिस हिसाब से ऑप्शन देता है ना, तुम्हें सोचना उसी हिसाब से है। अब जैसे देखो, आपके पास ये पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ था, यहां पे पास्ट परफेक्ट दिया हुआ था, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ था, और यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है।
अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट भी है तो सबसे पहले प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा, तुम ये चेक करो। और इस सेंटेंस में एक वर्ब लगा हुआ है पास्ट का, पास्ट का, तो पास्ट के साथ प्रेजेंट लगेगा नहीं, तो ये क्वेश्चन ये कैंसिल हो गया। ऑन द अदर हैंड दूसरे पार्ट में अब आपको बोल रहा है कि कंटिन्यूअस परफेक्ट या इंडेफिनिट यूज होगा। अब तुम्हें ग्रामर का रूल जानना होगा कि कंटिन्यूअस कहां इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट यहां कहां इस्तेमाल करते हैं, इंडेफिनिट कहां इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट पास्ट के किसी घटना को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां घटना नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट में किसी खास पॉइंट पे चलने वाले किसी काम के बारे में बताते हैं, वो भी यहां नहीं है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ऑन वन ओकेजन, एक समय उसने परसुएड किया, मेरे को दबाव डाला। मैं क्यों मीनिंग निकाल रहा हूं, क्योंकि ये सेंटेंस में ग्रामर का क्या मीनिंग छुपा हुआ है वो बताए। हर सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी बता रहा हूं इस सेंटेंस में। उसने मुझे कहा कि ए कंपनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन, वो किसी अभियान पे जा रहा था, वहां पे कहा कि तुम चलो एक ऐसे अभियान पे जिसको उसने प्लानिंग कर लिया था। क्वेश्चन ये उठता है कि फर्स्ट वो प्लानिंग करेगा, पहले अपना प्लानिंग कर लेगा और बोलेगा कि मैंने एक प्लान कर लिया है और तुम वहां चलो। अगर हिंदी में बोले मेरा एक प्लान है, मैंने एक प्लानिंग किया है और तुम्हें साथ में चलना है, पास्ट का सेंटेंस था, तो प्लानिंग किया है को पास्ट में करो प्रेजेंट परफेक्ट को, एंड दैट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। पहली चीज। दूसरे की, अगर कभी उसने पूरा सेंटेंस डाल दिया अंडरलाइन में, तो याद रखना कि पूरे सेंटेंस को वो चेंज नहीं करेगा। तुम अभी देखो 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज सब में है, तो इसको पढ़ के हम करेंगे क्या? ये तो खाली मीनिंग निकालेगा। और 1000 स्टूडेंट, 1000 के पहले और लगेगा। अगर देखो आप सेंटेंस में, तो यहां पे 1000 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, सिंपल 1000 स्टूडेंट्स। अब ये मैं काट ले रहा हूं यहां पे ही। अब अगर तुम यहां देखो तो अब आपका 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज कोई हेल्प नहीं करेगा, कि क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स यहां भी, 1000 स्टूडेंट यहां भी, 1000 स्टूडेंट यहां भी और इन आवर कॉलेज। अब तुम्हें टारगेट करना है वी हैव, सब जगह है, सो ये टारगेट नहीं करना है। देन सब जगह लगा हुआ है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो कुछ जगह पे नो है, कुछ जगह पे नॉट है, दो जगह पे, 3 जगह पे लेस है और एक जगह पे फ्यूअर है। अब यहां पे एक कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बताऊं। एक ग्रामर का स्पेशल रूल है कि जब आपके पास काउंटिंग दिया हुआ हो, काउंटिंग दिया हुआ हो, तो आपको काउंटेबल नाउन के लिए भी एक्चुअली होता क्या है कि आप लेस को इस्तेमाल करते हो अनकाउंटेबल के साथ, क्योंकि ये लिटिल का फॉर्म है, लिटिल का फॉर्म है, तो इसको अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हो, अनकाउंटेबल के साथ। और फ्यूअर, फ्यू का फॉर्म है, तो आप इसको इस्तेमाल करते हो काउंटेबल के साथ। लेकिन एक रूल है ग्रामर का कि अगर काउंटिंग आगे में दिया हुआ हो, जैसे 1000 से दिया हुआ, तो लेस लगना चाहिए। लेकिन मैंने इधर में देखा है, मैं लगातार इस रूल को, चूंकि कंट्रोवर्शियल है हमारे यहाँ इंडिया में अप्लाई में, मैं एसएससी के पैटर्न को देख रहा हूं, और एसएससी दिमाग में ही रखती है कि अगर काउंटिंग दिया हुआ हो ना, तो गो फॉर फ्यू और इट्स वर्सन, फ्यू के किसी वर्जन को देखो। और अगर काउंटिंग नहीं दिया हुआ हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो आप लिटिल का कोई वर्जन लगाओ। उस हिसाब से आप अगर लेस देन अगर आप लिखते हो तो ओके, सही है ग्रामेटिकली, क्योंकि आगे काउंटिंग दिया हुआ है। बट जब तक एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काउंटेबल नाउन दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन, आपके पास यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे जरा ध्यान देना। मोर देन, ग्रामर का कॉमन एरर का क्वेश्चन, मोर पर्सन देन वन हैज बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल। अब आप में को हो सकता है कि ये रूल पता हो,
जब आपका मोर और देन अलग अलग हो जाए तो देन वर्क्स एज प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन होता है जो कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है। याद करना, कंपैरेटिव डिग्री में आपके पास सुपीरियर इंफीरियर के साथ जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो टू होता है, और बाकी के जनरल के साथ देन लगता है। एक खास सिचुएशन में ऑफ भी लगता है। लेकिन अभी आपका ये प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सो आपका सब्जेक्ट हो गया पर्सन्स, और तब वर्ब को हैज के जगह पे हैव कर देना है। सो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रामर के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। अब आपके पास वापस आओ, एक अब अलग पार्ट होता है, दैट डिपेंड्स, ग्रामर का पार्ट, वर्ड का पार्ट, और दैट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग का फिलर में भी यूज होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल डिसाइसिव फैक्टर्स तुम्हारे पास दो हैं, एक सेंटेंस अरेंजमेंट और एक क्लोज टेस्ट, जहां पे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉपर यूज होता है। हां, क्लोज टेस्ट में अंडरस्टैंडिंग प्लस वर्ड्स का सिचुएशन दोनों रोल प्ले करता है, अंडरस्टैंडिंग और वर्ड का सिचुएशन, जबकि सेंटेंस अरेंजमेंट में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को टारगेट करना है। अब आपको अगर मैं क्वेश्चंस दिखाऊं, देखिए आप क्वेश्चंस, नॉर्मल लड़के क्या करते हैं आप जरा समझना। वन से पढ़ना शुरू करेंगे, पी पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, एस पढ़ेंगे, सिक्स पढ़ेंगे, एंड देन व्हाट दे विल से, बनाने के बाद कि कौन सा ठीक लग रहा है। उन्हें अपना पहले बैठाएंगे और उसके बाद देखेंगे ऑप्शंस, अपना पहले बैठा लेंगे। तब मैं ये बोल रहा हूं कि जब तुमको यहां पे दिया हुआ है कि शुरुआत में क्यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो व्हाई डोंट यू गो थ्रू द ऑप्शंस ओनली। और जरूरी नहीं है ना कि वन के बाद हम खोजें, तुम कहीं से भी। अच्छा जरा बताओ तो कि अगर सिक्स में लिखा हुआ है थैंक्स अलॉट, थैंक अलॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये किसने कहा? क्योंकि पहले सेंटेंस में लिखा हुआ द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे, इसने पहले पूछा है, तो यही बोलेगा ना थैंक्स अलॉट। और कब कब बोलेगा, जरा सोचो कि कब बोलेगा वो। अंतिम सेंटेंस कौन सा होगा? क्या हम अंतिम में क्यू रख सकते हैं? यस सेड द पेशेंट, नो, और क्यू नहीं रख सकते तो हम ये काट लेते हैं आराम से। आप जरा पी देखो, डू यू वांट वन, अब उसने पूछा और फिर एक और क्वेश्चन, पहले उसने लिखा तो हम यहां से पी हटाएं। तो अगर आप सिक्स देखो तो सिक्स के पहले आर लगेगा। अब आप आपके पास जब उसने पूछा तो अब उसके पहले क्यू और यहां पे एस, और यहां पे क्या लिखा हुआ है वन के बाद एस, रिप्लाइड द ट्रेवलर। ट्रेवलर अभी पूछ रहा है तो उसको डायरेक्ट रिप्लाई कैसे करेगा? आप एस काटो, एंड दिस इज दैट। तुम्हें इसको बनाने के लिए 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम है, नॉट दैट पढ़ने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तुम एक दो ऑप्शंस को बैठाओ और सेट करो उसको। तुम्हें उसको ये नहीं देखना है कि हमें उसको पूरा का पूरा सेट करना है, नो, यू डोंट हैव टू डू। ये क्वेश्चन देखो अच्छा टाइप का है, ये भारी है, टफ नेचर का है ये। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ो तो विल फाइंड अ बिट प्रॉब्लमैटिक कि हम वन के बाद किसको रखें। अगर सिक्स को भी देखो, नो वी कैन, अगर आप पहले क्वेश्चन बनाओगे और तब एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, आपको यह महसूस हुआ होगा कि इसको बैठाने में बहुत मुश्किल है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर वो ऐसा क्वेश्चन टफ नेचर का आता है तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें पूरे सेट को नहीं बैठाना है। तुम अगर सोचो कि अगर आर के बाद पी आना है, तुमको अगर किसी भी तरह से महसूस हो गया तो ये तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है ना। अगर P के साथ S रखना है तो P के साथ S
सिर्फ यहां पे है। अगर एस के साथ पी जाएगा तो एस के साथ पी यहां भी है और यहां भी है। सो कोई ऐसा दो सेंटेंस खोजो, दो सेंटेंस जो आपस में मैच कर रहा हो, वो दोनों साथ में बैठेगा। और तुम अगर यहां देखो तो आर में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का उदाहरण दे रहा है, आर के पहले कोई ना कोई एक उदाहरण आया हुआ है। अब तुम इस सेंटेंस को पहले समझो। नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाय टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स या टीचर्स को बच्चों को टॉर्चर करके कुछ नहीं मिलता। अब जरा सोचो कि क्या ये आएगा, जरा सोचो, क्या आपका एस आएगा आर के पहले? क्योंकि यहां पे सेक्सुअल ऑफेंडर्स दिए हुए हैं और जिनकी बात हो रही है दे डू नॉट बिलोंग टू दिस। लेकिन अगर आप क्यों देखो, पर्पसलेस क्रूएल्टी दिया हुआ है, बिना कारण के क्रूरता। एंड यू नो व्हाट, कि बिना कारण के क्रूरता। अब तुम्हारे पास क्यू और आर एक साथ आएगा, क्यू आर यहां पे है, क्यू आर यहां पे है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब जरा सोचो कि मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स अगर लिखा हुआ है, मनी सारे इविल्स का कारण नहीं है, मनी की बात कर रहा है, तो आप जरा देखो कि नेक्स्ट सेंटेंस में मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो चाहिए। जरा देखो, सारे बुराइयों का जड़ पैसा नहीं होता, तो तुम्हारा वन के बाद क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें मनी का कोई कनेक्शन नहीं है। वन के बाद जिसको रखोगे इस थॉट का कोई ना कोई कनेक्शन तो चाहिए, और वो कहीं है नहीं। सो मेक इट एस एंड योर आंसर इज दिस वन। तुम्हें सारे को पढ़ के समझ के सेट करने की जरूरत नहीं, बीच में तोड़े करो। और अनडाउटेडली ये क्वेश्चन टफ था। अब आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आपके पेपर का मार्क्स डिसाइड करता है, दैट इज तुम्हारा ये। और अभी एक बात को समझना, इंटरेस्टिंग पार्ट, क्लोज टेस्ट में ये डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या सोचना है, कैसे सोचना है। देखो, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 16 में तुमसे प्रीपोजिशन पूछा है, और प्रीपोजिशन तुमको भी पता है तैयारी करने में कि ये किसी शब्द के साथ फिक्स्ड आता है, हमें सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग से नहीं गाइड करना है। आपसे पूछ रहा है यहां पे 16 में कि रिच के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, डू यू नो? बस, अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो तब होगा, तुम्हारे में 20 में पूछ रहा है कि क्या नीड के साथ तुम जानते हो क्या लगता है, और रिच के साथ इन लगता है, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ। नीड के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, नीड के साथ ऑफ और नीड के साथ फॉर। और ध्यान दीजिए, नीड के साथ ऑफ तब लगता है जब नीड के पहले इन लगा हुआ हो, नीड के पहले इन लगा हुआ हो, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। आई एम इन नीड ऑफ समथिंग, जो भी है, यहां पे नीड के पहले नहीं लगा हुआ है। सो 20 का ए का फॉर, तो 20 में ए हो जाएगा फॉर, और रिच के साथ इन हो जाएगा, जिसका मीनिंग फुलफिल। और इसके लिए सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जरा इसको देखो, सबसे मजेदार क्वेश्चन। अब सेंटेंस में देखो वर्ड दिया हुआ है, और वर्ड के लिए तुम सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो इसके लिए नहीं पढ़ना कि मेरे को सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट ये है कि इस फिलर में 17 नंबर में किस सिचुएशन की बात किया है। और अगर आप बिना सोचे भरोगे तो आपका आंसर आएगा पेजेज। और मैं बता रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। लाइब्रेरी इज इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग यू डेवलप डिसर्टमेंट। लाइब्रेरी बहुत, और डिसर्टमेंट का मीनिंग नहीं भी आता ना, सेंटेंस का मीनिंग तुमको समझ में आ जाएगा। लाइब्रेरी बहुत जरूरी है और ये तुम्हारे को बहुत सहायता करता है। इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन, इसमें, इस लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन भरे रहते हैं, दैट गो फार बियॉन्ड द डैश
हम ये देखेंगे ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक देखा, बुक देखा, मेरे दिमाग में पेज आएगा। होल्ड करो, अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। टेक्स्ट बुक और कोर्स, कोर्स। अब जरा सोचो कि टेक्स्ट बुक का तो पेज होता है, लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन की किसी कॉलेजेज आदमी जाते हो तो आप पेज के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करते हो ना। तुम जरा ध्यान देना कि इन दोनों में, आपके पास टेक्स्ट बुक में और कोर्स में एक चीज तो होता ही है, कंटेंट या सिलेबस। और अगर ये वर्ड रहता ना, कंटेंट या सिलेबस, तो तुम आंख बंद करके भर देते। भारी क्यों है, टफ क्यों है ये? क्योंकि उसी का ये मीनिंग पूछ रहा था कि मैंने अकॉर्ड दिया है। सबसे पहले कटेगा तुम्हारा पेज। और लिमिट और लिमिटेशंस किसी चीज की सीमा बताने के लिए करते हैं निगेटिव वर्ड में, निगेटिव सेंस में। और ये बोल रहा है किसी एक पेज टेक्स्ट बुक और उसके कंटेंट से उसमें बहुत ज्यादा होता है। आपके पास आंसर, अगर इलिमिनेशन करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। और कन्फाइंस का मतलब उसके सिलेबस कंटेंट्स, जितने दूर तक में वो टेक्स्ट बुक बंधा हुआ है। लिमिट लिमिटेशन बुक के लिए नहीं लगता। हमने आज तक नहीं सुना है कि इस बुक का लिमिटेशन कितना है या लिमिट कितना है। वो सिचुएशन वाइज देना है। और बुक या कोर्स का लिमिट या लिमिटेशन हम नहीं पूछते। ड्यूरेशन पूछ सकते हैं, कंटेंट पूछ सकते हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे आप, कितने दिन चलेगा। नॉट दैट ये पूछते हैं कि लिमिटेशन कितना है उसका, नहीं पूछते। ये दोनों कैंसिल। और ऐसे क्वेश्चंस में सिचुएशन जरूरी होते हैं और सोचना पड़ेगा। उसके बाद देख लो जरा, कैपिटल लिखा हुआ है, नया सेंटेंस शुरू हुआ है। अगर तुम्हारा टेक्स्ट बुक का ऑथर किसी पर्टिकुलर चीज को, अगर ही होगा ना, व्हेन तो आप किसी समय की बात करते हो। यहां तो एक सिचुएशन दिया हुआ है कि अगर तुम्हारे किताब का जो राइटर है किसी पर्टिकुलर चीज को क्लियर नहीं कर पाए, सिचुएशन है तो इफ लगेगा। अब पर्टिकुलर डैश क्लियर। अब तुम जरा ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में भी पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर या एक्सप्लेनेशन क्लियर या इंफॉर्मेशन क्लियर, एंट्री एक काट दोगे और हम यहां बैठे रहेंगे कि इन तीनों में से चुने कैसे। और इसीलिए क्लोजेस्ट टफ है कि वो वर्ड के मीनिंग को अपने दिमाग में, मैंने क्या बोला, सिचुएशन के लिहाज से आपको बोलता है कि इन वर्ड्स को सोचो कि जो सिचुएशन यहां दिया हुआ है उसमें से कौन वो उसका सिचुएशन किस वर्ड से क्लियर हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा कि टेक्स्ट बुक के राइटर ने पॉइंट पूरे किताब में दिया है, लेकिन जो चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है वो कि उसने एक्सप्लेन कैसे किया है। ध्यान से देना, तुम दूसरी किताबों को कंसल्ट करते हो जो लिखा हुआ है, एंड यू फील द नीड फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल। तुमको कोई और डिस्क्रिप्शन चाहिए, अनदर डिस्क्रिप्शन चाहिए इन डिटेल, पॉइंट, अनदर पॉइंट चाहिए कि उसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ अलग पर्सपेक्टिव चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। जरा सोचना तुम। तो तुम्हारा जो क्लियर नहीं हुआ वो था एक्सप्लेनेशन, उसने जो दिया था वो क्लियर नहीं हुआ है। पॉइंट उसने दिया है लेकिन उसमें बात को जैसे लिखा गया है वो क्लियर नहीं हुआ है। और इसीलिए तुमको जरूरत है एक और एक्सप्लेनेशन की जो ज्यादा डिटेल में हो या किसी दूसरे शब्दों में हो। ध्यान सुनना, अगर वही पॉइंट हम डिटेल में नहीं तो नहीं देंगे ना, एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे। आंसर इज एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। तुम्हारे को उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं आया, इसलिए तुम दूसरी किताब में एक्सप्लेनेशन देखते हो उसमें कैसे किया हुआ है। रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास तीन तरह के सिचुएशंस आएंगे। एक में आपको सोचने वाली बात होती है, एक में ग्रामर के रूल्स का एप्लीकेशन है और एक में वर्ड्स का है। और ये जो है मैं कंटिन्यू करता हूं। और आप ये ध्यान रखना कि आपको अपने पेपर को कंप्लीट बनाना है, ना कि उसका बस आंसर चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं करेंगे, याद रखना ये क्लोजेस दोबारा नहीं आएगा, तरीका यही रहेगा। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट। थैंक यू सबको।